उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए। पहले थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे राजा मांडा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछाए थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह इंदिरा गांधी के ही बेटे राजीव गांधी के खिलाफ। चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता था, जबकि राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह गरीबों के नेता कहे जाते थे। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कांग्रेस पार्टी से ही वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश की फिजा में डाकुओं की दहशत दौड़ती थी। वीपी सिंह ने वादा किया था कि इस दहशत को अगर खत्म नहीं कर पाया तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से उनके जज भाई को ही चाकुओं से मार गिराया। हालांकि ये सब अनजाने में हुआ, मगर वीपी सिंह ने इस्तीफा दे डाला। In one sense, if it does come to a decision which is something deep within me, I am a loner. When it came to the decision of when I was a chief minister, with something deep within called me that I must maintain the credibility with the people of my word. I didn't consult anyone, not even Indira Gandhi. When it came to resign from the defense ministry, I didn't consult anyone. It was something within. वीपी सिंह को उन तीन नेताओं में से एक माना जाता था जिन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में निर्णायक सेंध लगाई। लालकृष्ण आडवाणी, कांशीराम ने तो यूपी से सवर्ण और दलितों को कांग्रेस से छीन ही लिया, लेकिन वीपी सिंह ने ओबीसी को भी कांग्रेस से भटका दिया और तब से अब तक यूपी में कांग्रेस इससे उबर नहीं पाई है। कुछ आर्थिक परिस्थितियां रही हैं, मुद्रास्फीति रही है, कुछ समय से बजट के घाटे भी रहे हैं, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। उन पे भी काबू करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसी के साथ हम ये भी कह देना चाहते हैं कि जनता के इस तकलीफ से जो मुनाफाखोरी करना चाहेंगे उनके साथ मजबूती से निपटा जाएगा, उसमें कोई कमजोरी नहीं। 25 जून 1931 को इलाहाबाद में वीपी सिंह का जन्म हुआ। वहां से आगे चलकर पुणे में पढ़ाई। कहते हैं वीपी सिंह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। खुद एक इंटरव्यू में वीपी सिंह ने कहा था, मुझे तो वैज्ञानिक बनना था पर मैं राजनीति में आ गया। लेकिन वीपी सिंह को राजनीति में आना ही था। पूर्वांचल के एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाले राजा मांडा और वीपी सिंह किसी भी सियासी पार्टी के लिए एक बेहतरीन प्रत्याशी साबित हुए। 1947-48 में बनारस के यूपी कॉलेज में यूनियन प्रेसिडेंट रहे वीपी सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अपनी राजनीतिक छवि को तराशते रहे। कहा जाता है कि इसी बीच कांग्रेस ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें लगे हाथ लपक लिया। 1957 में भी वीपी सिंह ने भूदान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी तमाम जमीन दान में दे दी। ये विवाद पारिवारिक हुआ और मामला अदालत तक भी पहुंचा। कांग्रेस के आने के बाद वीपी सिंह का कद बढ़ने लगा। 1969 में वे पहली बार यूपी विधानसभा पहुंचे। 1971 में जीत हासिल हुई और सांसद बने। 1974 में कॉमर्स मिनिस्ट्री में जूनियर मिनिस्टर रहे। साल 1977 तक वीपी सिंह इस पद पर रहे। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्षी एकजुट हो गए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो सियासत और सत्ता दोनों ही बुरे दौर से गुजर रहे होते। आपातकाल ने सियासत को सबक दिया कि कभी कभी एकजुट होना भी
बेहद जरूरी होता है। इसका नतीजा ये रहा कि साल 1977 में कांग्रेस को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारे सियासतदानों ने तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दामन छोड़ ही दिया था, लेकिन विश्वनाथ आखिर विश्वनाथ थे। 1980 में इंदिरा गांधी के हाथ सत्ता की बागडोर फिर से लगी और इस तरह जनता पार्टी का प्रयोग आखिरकार विफल हो गया। Indian voter is very, very clever. He's not going to tell you who he's going to vote for. He didn't tell you in 77, he didn't tell you in 1980, he didn't tell you in 84, and he's not going to tell you in the future either. But then he hasn't told you either, so how do you know? Well, it's not. It's a gut feeling you have. After all, when the Jan Morcha and then the Janata Dal started, 3 years ago people used to say, how long will this last? Well, it's lasted. We still draw the largest crowds in our meetings, so I suppose there must be something in the Janata Dal. Please believe me when I say that I don't have that kind of ambition to become the Prime Minister. If at the moment I have only one ambition, again, perhaps you may not believe it, is that there must, this country and the people of this country must have an alternative to the ruling party. Now in 1979, the Janata Party split. If this party splits once again, the Janata Dal, then I think the people would never forgive you. In what way? People have forgiven many people. People have forgiven people who have split the parties. So you can't say that you can't be sure, but the effort should be that we should not split. It is unfortunate thing. We believed in an institution, and particularly a person who is representing the institution to lead our country in the most respectful and honored way. And I'm sorry if I think that's happened. His real colors have come out with all the corrupt practices he has adopted regarding his foreign deals. साल 1980 में देश में लोकसभा चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। वीपी सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी वक्त वीपी सिंह ने अपनी छवि गरीबों के लिए लड़ने वाले मसीहा की बनानी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में मई 1980 में बांदा के तिंदवारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। राजेंद्र सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट रहे और वीपी सिंह ने बुलेट पर सवार होकर राजेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री होते हुए सरकारी फायदे नहीं उठाए। कहा कम से कम खर्च हो, इसलिए 2 पहिया वाहन पर प्रचार कर रहा हूं, 4 पहियों पर नहीं। वो साल 1982 था। उत्तर प्रदेश दुर्दांत डकैतों के आतंक से थर्रा रहा था। जब एक दौर था कि चंबल के बीहड़ों में दुष्ट सुंदरी फूलन देवी का कुख्यात बागियों में सबसे बड़ा नाम था। वीपी सिंह ने जनता से वादा कर दिया कि अगर डाकुओं को खात्मा नहीं कर पाया तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुई, जिसमें जंगलों में घूमने गए मुख्यमंत्री के भाई जज को डाकुओं ने मार गिराया। हालांकि ये घटना अनजाने में हुई। दरअसल डाकुओं को इस बात की भनक नहीं थी कि जज भाई मुख्यमंत्री के भाई हैं। फिलहाल इसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर वो साल आया जिसमें कई तारीखें एक एक करके भारतीय इतिहास के पन्नों पर काले हर्फों में दर्ज हो गई। वो साल 1984 था, जब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously
discharge my duties as Prime Minister. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister. राजीव गांधी की ही सरकार में वीपी सिंह ने वित्त मंत्रालय संभाला और बाद में रक्षा मंत्रालय भी। लेकिन राजीव सरकार में नए लोगों के आने से पुराने नेताओं का मामला फिट नहीं बैठा। वीपी सिंह भी पुराने थे, इसीलिए तकरारों का सिलसिला चल निकला। There were attempts that I should oppose it publicly. I said I shall not do it because the mandate is against the Congress and I shall not like to create any problem where BP Singh is not sworn in. After that, I shall not quote them. Many of them are there. They approached me to take any portfolio and the position of the Deputy Prime Ministership. I said long back I would have been minister in this government when BP Singh or any other leader of the Congress party today was nowhere in picture. If I did not choose to be the minister in those governments, I am sorry to say that I am not going to be the minister in BP Singh government. So this was my relationship. Otherwise, personally, I have best of relations with Mr. BP Singh because BP Singh elder brothers were my class fellows and we were working together in the socialist movement. BP Singh was not in that movement, but I know him. He was 2-3 years junior to us. So I had almost good relations with two elder brothers of Mr. BP Singh. Not good, very intimate relations with one Mr. Santbhag Singh, who happened to be the member of parliament for quite some time. So all this canard is being spread. So nothing is personal is in this. So there was this incident which was again reported about the two constables outside Rajiv Gandhi's farmers. Only in this country this can be an issue. The Prime Minister who has got all the security network at his disposal will appoint two constables there. ऐसा माना जाता था कि वीपी सिंह खुद को प्रधानमंत्री पद के काबिल समझते थे और भीतर ही भीतर देश की बागडोर थामने का सुनहरा सपना संजो रहे थे। राजीव के समर्थकों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। कहा यह भी जाता है कि वीपी सिंह के पास खबर थी कि कई भारतीय विदेशी बैंकों में अथाह दौलत जमा कर रहे हैं। इस पर वीपी सिंह ने एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेयरफैक्स की नियुक्ति कर दी। See, I was not a cabinet minister at that time. I came into the Bofors management, if you can call it that, towards the end of 1988. He called me one day and said that he wanted me to handle the Bofors case thereafter. I said, listen, Mr. K.C. Pant, Bhuta Singh, and many others have been handling it, and suddenly how do I jump into the matter? But I made one condition. I said, listen, I would have to look into the papers myself, and I would have to take my own view and advise him. That is when you will recall, for the first time, a minister of the government, that is I, stood up in Parliament and said, money was given by Bofors, but we do not yet know who received the money. There is a major admission that was made, because I insisted that we make that admission because I was completely satisfied that money was given. I also told Parliament that there's no evidence that any public servant, minister or civil servant had received the money, but that was under investigation. That was the time when Rajiv Gandhi began to listen to me on the Bofors issue, but it was short-lived. We were constrained at that time to send a letter rogatory, and I had drafted a letter rogatory, but that was spiked. Other people jumped into and said this letter rogatory cannot go and some other letter rogatory should go. I think if we had sent the letter rogatory that I had drafted, indicating that perhaps a crime had been committed by someone, much of the wind would have been taken out of the sails of the opposition. We did not send that letter rogatory, but a very watered down letter rogatory was sent, which gave a great advantage to Mr. VP Singh to say in the election time that the government never asked its counterparts abroad to investigate a crime. And that became a major issue in the election. As you know, VP Singh government came into office and sent the
letter rogatory on the lines that we had drafted earlier in the files. इसी बीच स्वीडन ने 1987 में एक सूचना सार्वजनिक कर दी कि बोफोर्स की जिन 410 तोपों का सौदा भारत के साथ हुआ था, उसमें 64 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर दिए गए। इस खबर ने भारतीय मीडिया में सनसनी फैला दी, जिसे बोफोर्स घोटाले का नाम दिया गया। Bofors was certainly a watershed. You can divide Rajiv Gandhi's 5-year tenure into pre-Bofors and post-Bofors. It shook his confidence a bit. It also dented his image. It also caused some bleeding in the government. VP Singh went, Arun Nehru went, Arun Singh went, maybe for different reasons. But his 3 principal advisors left the government, which is unusual in a 5-year term. And it gave an issue to the opposition. I don't think among the people at large, the majority thought that Rajiv Gandhi was not clean. But among the political class, it became a talking point. It became an issue with which you could beat the Congress government. It became a major political issue. इसमें राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम आया। मिस्टर क्लीन के नाम से फेमस राजीव गांधी की सरकार के लिए बड़ा झटका था। विपक्ष का आरोप था कि राजीव सरकार इस घोटाले की जांच में हेरफेर कर रही है। You see, now insofar there has been violation of our law of payment of commissions. Now payment of commissions was banned. So there has been a violation. Now there's proof. The Swedish Audit Bureau report says there has been payment. Hindu documents shows there are commissions. Now insofar as our law has been violated, there is a case, actionable case now in this country. On that, we can start a case, then ask the Swiss banks to cooperate and find out the names as to who are the beneficiaries. उधर कोर्ट से भी राजीव को राहत मिल गई, लेकिन वीपी सिंह के लिए यही सही मौका था जब खुद को राजीव गांधी से अलग दिखाया जा सकता था, और तभी वीपी सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए राजीव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधर जनता में ये बात फैल चुकी थी कि बोफोर्स तोपें ठीक नहीं है। बोफोर्स तोपों की खरीद फरोख्त में दलाली की गई है। सीधे तौर पर राजीव की सरकार भ्रष्ट है। हालांकि राजीव गांधी पर सीधे तौर पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, तो फिर 1987 में वीपी सिंह को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। वीपी सिंह ने भी राजीव गांधी को जनता की अदालत में खड़ा कर दिया। वीपी सिंह जब भी चुनाव प्रचार में होते थे, छात्रों को अपने साथ रखा करते थे। छात्रों को और युवा वर्ग को यह पता चल चुका था कि भ्रष्टाचार पर बात करने वाला, भ्रष्टाचार के लिए लड़ने वाला नेता उन्हें मिल चुका है। वीपी सिंह ने 1988 में नई पार्टी बना ली, नाम रखा राष्ट्रीय मोर्चा। उसके 1 साल बाद 1989 में लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो उधर वीपी सिंह ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई, जिसे एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ से वामपंथी पार्टियों का समर्थन हासिल था। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की यह सरकार 11 महीने से ज्यादा नहीं चल सकी। 1991 में रथ यात्रा के समय बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। Well, I mean that in the opposition there are leaders who are certainly more capable than me, more experienced than me, who have got whose sacrifices are more, longer public life. Certainly, when you think about your country, the best should be available to it. So in that sense, if the best, the country is being deprived of the best. So it is a sort of a disaster. लेकिन पीएम पद पर रहते हुए वीपी सिंह ने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं सोचा था। ओबीसी को आरक्षण देने का मंडल कमीशन की रिपोर्ट
10 साल से अधर में पड़ी हुई थी। कोई इसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। भारत के सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इस फैसले ने हिला कर रख दिया। ये सब कुछ बदलने वाला एक बड़ा फैसला था। यहीं से समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले मुलायम सिंह यादव और बीएसपी से पिछड़ों के मुखिया काशीराम उभरे और उत्तर प्रदेश की सियासत बदल गई। प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। वीपी सिंह ने एक जमींदार परिवार से निकलकर कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से होते हुए देश का वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय संभाला। इसमें से उनका मुख्यमंत्री काल बागियों के खिलाफ अभियान के लिए जाना जाता है, जबकि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने कॉरपोरेट करप्शन और रक्षा सौदा दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह करने का सियासी कदम उठाया। मुख्यमंत्री के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।